एंड वेलकम। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के पोर्शन पे हैं। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट विच इज शोइंग item wise estimate of receipts and expenditure during fiscal year। फिजिकल ईयर क्या होता है? जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। जैसे नाउ सपोज कि 2019 1 अप्रैल से 2020 31 मार्च का जो ये ईयर है, ये ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर या फिर इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं इसे फिस्कल ईयर। इज इट क्लियर? ओके। तो अब हम बात करते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है तो वो एनुअल स्टेटमेंट है किस चीज का? वो एनुअल स्टेटमेंट है एक ऐसे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का जो कि किसी पर्टिकुलर फिजिकल ईयर, ठीक, और इस टाइम पे जो भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हो रहे हैं इसका एस्टिमेशन करना एनुअल फॉर्म में, दैट इज द गवर्नमेंट बजट। अब इसमें हमेशा ध्यान में रखने वाली क्या बात है? ध्यान में रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट बजट हमेशा एनुअल स्टेटमेंट में आएगा। दूसरा, गवर्नमेंट बजट कभी भी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो नहीं कैलकुलेट होता है। क्यों भाई? क्योंकि हम तो आने वाले समय के लिए कर रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या होता है, ये एक एस्टिमेशन होता है, इसको एस्टिमेट किया जाता है। किसको एस्टिमेट किया जाता है? रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को। तो अब देखिए कि गवर्नमेंट बजट क्या है, प्रिपेयर कौन कौन से लेवल पे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जो कोर्स करिकुलम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। ओके। अब ये एस्टिमेशन जो है क्या है? ए है एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का। ये जो एस्टिमेशन एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट का होता है उसी के प्लान को एनुअल स्टेटमेंट के फॉर्म में किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट बजट है, प्रेजेंटेशन क्या है, कौन करता है, किस तरीके से आ जाता है? तो जो गवर्नमेंट बजट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में और आज के सिनेरियो में 1 फरवरी के दिन किया जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट क्या होता है? पहला तो होता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है ना उसको री एलोकेट करना। कैसे री एलोकेट करना? टैक्स को सब्सिडी देना या कंसेशन करना या फिर डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए काम करती है, या फिर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको क्या करती है कि उसको डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाती है, तो उससे कम ट्रांजैक्शन कर पाती है। लेकिन जो करते हैं उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। और जैसे कि खादी इंडस्ट्री की बात करें, अब खादी इंडस्ट्री को इंकरेज करना है तो क्या करते हैं? उनको सब्सिडी या कंसेशन दिया जाता है, ठीक। अब डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसको कि गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है और उसको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स, जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। देन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट जो है सोसाइटी में बहुत हद तक कोशिश ये करती है कि इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। अब जैसे कि हमारे तुम्हारे सबके घर में क्या है? एलपीजी गैस कनेक्शन है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया और उसमें क्या किया कि जो पॉवर्टी पे हैं, गरीब हैं, है ना, उनको आधार कार्ड है अगर उनके पास, तो क्या है कि उनको एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का होना किसी भी एक कंट्री के लिए बहुत ही हेल्दी साइन होता है। तो मान लो कि दो कंडीशन है,
इन्फ्लेशन, ठीक, डिफ्लेशन। अब इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की क्यों बात हो रही, क्यों, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल डिमांड और सप्लाई की बात होती है, बट दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे एग्रीगेट की बात करेंगे। ठीक, जब किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है तो वहां पे एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई, है ना, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, तो क्या होता है, गवर्नमेंट उस केस में करती है अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लेती है। ठीक, और फिर जस्ट अपोजिट केस, जहां पे एग्रीगेट सप्लाई हायर हो जाएगा और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे डिफ्लेशन होगा। तो उस केस में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और कंसेशन और सब्सिडीज वगैरह क्रिएट करती है। ठीक है, फिर है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट करना। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसमें कि पब्लिक इंटरप्राइज की अपनी मोनोपोली है, जैसे कि अपन लोग देख सकते हो रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये सारे जो एरिया हैं वहां पे क्या है, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली है। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको कम करना, जैसे कि कुछ ऐसे बैकवर्ड एरिया या इंटीरियर एरिया जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते या जाना ही नहीं चाहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे जो बैकवर्ड और इंटीरियर एरियाज हैं वहां पे कुछ फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस तरीके से मोटिवेशन करती है कि जो इंडियन पर्सन है, इन्वेस्टर्स है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्यों, क्योंकि भाई जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, डे टू डे लाइफ कैसे चलेगी, लाइवलीहुड कैसे चलेगा, है ना। तो क्या करती है गवर्नमेंट कि मनरेगा है, SJSRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इन सब योजनाओं के तहत कुछ न कुछ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जिससे लोगों का अपना लाइवलीहुड डे बाय डे चलता रहता है। अब बात करते हैं बजट। बजट हमारा दो तरीके का होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका दो तरीके कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल। अब रेवेन्यू क्या है, वो भी दो पार्ट में होता है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब क्या है, टैक्स रेवेन्यू क्या है, उसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं हमारे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से हैं, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड है, फी है, लाइसेंस फी है, फाइन एंड पेनाल्टीज है, गिफ्ट एंड ग्रांट्स है, फॉरफिचर है एंड स्पेशल असेसमेंट, है ना। इन सब पे क्या है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू, कोई टैक्स नहीं होती है और रेवेन्यू जनरेट होती है। अब बात करते हैं ऐसा बजट जिसका नेचर कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक, वो कितने तरीके का हो सकता है, बोरोइंग्स, है ना, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट में भी दो तरीके के आ जाते हैं, क्या, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स। ठीक है, अगर साथ साथ नहीं लिख रहे थे स्टूडेंट्स तो इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। रेवेन्यू रिसिप्ट, व्हाट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि रिसिप्ट का मतलब हम क्या समझते हैं कि हमारा जो लायबिलिटी है वो क्रिएट कर जाए या फिर एसेट का जो वैल्यू है वो रिड्यूस कर जाए। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज काइंड ऑफ रिसिप्ट विच आर neither create any type of liability and nor a cause of any reduction in the government asset. ठीक, and revenue receipt is regular and recurring in nature for the government. Now we already discussed the revenue receipt neither create any liability and nor reduce any kind of asset of the government. How? Now, in case of liability, if you take the example of tax, is that create any liability for government? No. Now, if we come on the part of the asset, so revenue receipt nor reduce
any kind of asset of the government. How? Now let's see the example of sale of share of a public enterprises. ये अगर पब्लिक इंटरप्राइजेस के शेयर को गवर्नमेंट ने सेल कर दिया, तो ये सेल जो हुआ भाई, ये तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हुआ। जो भी अर्निंग होगी उससे पब्लिक वेलफेयर होगा, पब्लिक गुड्स का इंक्रीमेंट होगा। नाउ let's see about the sources of revenue receipt. Only two kind of sources of revenue receipt. First is the tax revenue, another one is the non-tax revenue. Now let's see the tax revenue. Tax revenue are those revenue which is the sum of receipt from taxes or other duty imposed by the government, है ना। जो कोई भी रिसिप्ट जो है वो टैक्सेस या ड्यूटी के फॉर्म में गवर्नमेंट जो इम्पोज करती है, दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड द टैक्स रेवेन्यू। एंड दिस रेवेन्यू इज कंपल्सरी टू पेमेंट, है ना। दिस इज नॉट द ऑप्शनल। क्या आज हमारा मूड है तो हम पेमेंट कर देंगे, हमारा मूड नहीं है तो हम नहीं पेमेंट करेंगे, नहीं, ये चैरिटी नहीं है। दिस इज अ कंपल्सरी पेमेंट। एंड जब गवर्नमेंट वो रिसीव कर लेती है जो भी टैक्स है, तो गवर्नमेंट स्पेंड दिस टाइप ऑफ कलेक्शन ऑन द पब्लिक वेलफेयर, पीपल वेलफेयर। टैक्स रेवेन्यू फर्दर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट. First one is the direct tax and another one is the indirect tax. Direct tax or indirect tax easily understand by the comparative study. Now let's see about the comparison of direct tax or indirect tax. Now the first one is the nature. If we talk about the nature of direct taxes, तो direct taxes is in progressive nature, है ना। If any individual's income or a company income is increased, so the taxes is to be increased. But in case of the income is decreased, so same way the taxes are also decreased. So this is in the nature of progressive. And the indirect taxes is in the nature of proportion. And now the direct taxes nature is progressive nature, है ना। Now it can take a example for easily understand the nature of direct tax. If person A earned rupees 70,000, okay, and Mr. B earned rupees 1,20,000, ओके। तो यहाँ पे ए और बी जो है अलग अलग जो है टैक्स को पे करेंगे। कैसे? क्योंकि मान लो कि स्लैब बना कि 60,000 से 1 लाख के जो है सपोज कि 5% टैक्स देंगे, ओके। और 1 लाख से 1,50,000 में सपोज 10% टैक्स देंगे। तो अब क्या हुआ? टैक्स रेट तो बदल गया ना, है ना, बदल गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनकम प्रोग्रेस किया तो वहां टैक्स भी इंक्रीज कर गया। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इफ द इनकम इज इंक्रीज योर टैक्सेस इज इंक्रीज, इफ इनकम इज डिक्रीज योर टैक्सेस इज डिक्रीज, है ना। जैसे कि मान लो कि 1 लाख पे 1 लाख पे 10% टैक्स था, तो कितना दे रहा था? 10,000, है ना। अब वहीं पे अर्निंग हो गई 1,50,000, तो कितना टैक्स दे रहा है 10% का? 15,000, हुआ ना। इनकम अर्निंग होने पे रेट तो सेम है, लेकिन इनकम इंक्रीज हो गया, टैक्स इंक्रीज हो गया। और ये इसका इफेक्ट किस पे आता है? जो कस्टमर होता है, बायर होता है। शिफ्ट ऑफ बर्डन, डायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन होता है कैन नॉट बी शिफ्टेड। इसका जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस होता है वो जो अर्निंग पर्सन है, कंपनी है, उसी के ऊपर होती है, सेम पर्सन पे होती है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन है इट कैन बी शिफ्ट टू अनदर पर्सन बिकॉज इट इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन डिफरेंट पर्सन। इम्पैक्ट क्या है? लेवीड ऑन इंडिविजुअल और कंपनी, ये कंपनी और इंडिविजुअल के ऊपर आता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट क्या होता है? दैट लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज।
कवरेज क्या होता है, लिमिटेड रीच है डायरेक्ट टैक्सेस का, डू नॉट रीच ऑल द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, ये वाइड कवरेज करता है एंड रीच ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इज दैट क्लियर? ओके, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू, आज के क्लास का लास्ट टॉपिक। ठीक, अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? इंटरेस्ट। गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन बाय इट टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, प्राइवेट सेक्टर, जनरल पीपल, है ना। एंड दिस इज द most important focused non-tax revenue generation. Profit and dividend. Government earn profit by some area like the railway, LIC, BHEL, है ना, and earn the dividend also. Fee, किसी भी तरीके का जैसे कि रजिस्ट्रेशन फी है, कोर्ट फी है, इंपोर्ट फी है, ये जितने भी तरीके के फीस जो हैं गवर्नमेंट इम्पोज करती है एक जनरल पीपल पे, तो वो वहां से जो फीस की अर्निंग होती है वो क्या हो जाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में आती है। लाइसेंस फी, जैसे कि आपको वकील के लिए लाइसेंस फी चाहिए होता है, ठीक। फाइन एंड पेनल्टी, जैसे कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर लिया, हेलमेट नहीं पहना है ना, प्रॉपर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, फाइन एंड पेनल्टी होता है। देन द गिफ्ट एंड ग्रांट, ऐसे बहुत तरीके के गवर्नमेंट गिफ्ट एंड ग्रांट रिसीव करती रहती है, वो इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है। नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कंडीशन होता है, उस पर जो पेनाल्टी लगाई जाती है उसे हम कहते हैं फॉरफीचर, और इस पे जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। तो अब आज का क्लास तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, और जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारा आएगा कैपिटल बजट पे, ठीक है। और उसमें फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारी चीजों को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, उसको बहुत ध्यान से देखना, लेकिन वो क्लास आने के पहले, अभी कल वो क्लास आ जाएगी, इसलिए आज इस क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। हर एक चैप्टर को लाइन वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक।